नमस्कार दोस्तों। रीट के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण के समांतर रखी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा व आभासी होता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर काटती है? तो फोकस पर काटती है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस बिंदु पर काटती है। जब ध्वनि उत्पन्न करने वाला स्रोत ध्वनि से अधिक चाल से गति करता है तो हवा में आघात तरंगें उत्पन्न होती है। इन आघात तरंगों द्वारा निर्मित अत्यंत तीखी और तेज ध्वनि क्या कहलाती है? तो उनको सोनिक बूम कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? अपश्रव्य कहते हैं। इंफ्रासोनिक ध्वनि कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को श्रव्य ध्वनि कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति को ध्वनि को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि कहते हैं। इसे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। 20 किलो हर्ट्ज से 1 गीगा हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। 1 गीगा हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को अति ध्वनिक कहा जाता है, हाइपरसोनिक कहा जाता है। 1 गीगा हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को अति ध्वनि या हाइपरसोनिक कहते हैं। वसा कार्बोहाइड्रेट तथा जल की पाचन क्रिया को नियमित करता है तो हाइपोथैलेमस करता है। वसा कार्बोहाइड्रेट तथा जल की पाचन की क्रिया को नियमित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। प्रकाश संश्लेषण की संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए 6CO2 प्लस 12H2O मिलकर के क्या बनाते हैं? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2 का निर्माण करते हैं। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। भावनाओं को नियमित करता है तो भावनाओं को नियमित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। भावनाओं को नियमित कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी घटना घटित होती है? तो देखिए क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। बिल्कुल सही है। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और जल अणु का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। बिल्कुल ये दो सारे के सारे कथन यहाँ पर राइट है तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान उप उत्पाद के रूप में बनता है तो ऑक्सीजन और जल है वो उप उत्पाद के रूप में बनता है। किस क्रिया के दौरान? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान उप उत्पाद या सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन और जल बनता है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करो। कौन सा कथन गलत है? देखिए श्वसन में शर्करा का विघटन होता है। बिल्कुल सही बात है कि श्वसन की प्रक्रिया में शर्करा का विघटन होता है। प्रकाश संश्लेषण में शर्करा का निर्माण होता है, ये भी सही है। श्वसन में तो शर्करा का विघटन होता है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान शर्करा का निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया प्रकाश यानी दिन में होती है और अंधकार रात्रि दोनों में होती है। श्वसन की क्रिया दिन में भी हो सकती है, रात्रि में भी होती है, दोनों प्रकाश और अंधकार दोनों में होती है। बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रकाश और अंधकार दोनों में होती है। बिल्कुल गलत बात है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति में या कह सकते हैं दिन में होती है। तो ऑप्शन द है वो यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न देखिए, प्रारंभिक निस्यंद में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ग्लूकोज होता है प्रारंभिक निस्यंद में, अमीनो एसिड होता है, लवण और जल होते हैं। ये सभी है वो प्रारंभिक निस्यंद में पाए जाने वाले पदार्थ है। कौन कौन से? ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लवण और जल। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? तो जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाते हैं। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2 जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, जल जरूरी है,
लेकिन ऑक्सीजन है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत निर्माण होता है। तो ऑप्शन द है वो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट के विघटन से मुक्त ऊर्जा का मान कितना है? तो 30.05 किलो जूल प्रति मोल होता है। एटीपी के अंतस्थ फॉस्फेट के विघटन से मुक्त ऊर्जा का मान 30.05 किलो जूल प्रति मोल होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, जल भी जरूरी है, क्लोरोफिल भी जरूरी है और सूर्य का प्रकाश भी जरूरी है। स्वपोषी पोषण के लिए ये सभी जरूरी है। पिट्यूटरी ग्रंथि की सहायता से शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य में सहायता करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि की सहायता से शरीर की समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य में कौन सहायता करता है? हाइपोथैलेमस करता है। यीस्ट में ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन होता है, तो कौन सी गैस मुक्त होती है? तो CO2 गैस मुक्त होती है। यीस्ट में जब ग्लूकोज का अवायवीय श्वसन होता है तो कौन सी गैस मुक्त होती है? CO2 गैस मुक्त होती है। देखिए ये है ग्लूकोज C6H12O6। जब इसका अवायवीय श्वसन होता है तो 2C2H5OH एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है, प्लस 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये किस में हो रहा है? अवायवीय श्वसन किस में हो रहा है? यीस्ट के अंदर हो रहा है।